हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। माँ, मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना। मनोज ने अपनी माँ शारदा देवी से कहा। कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? शारदा देवी जी ने खांसते हुए पूछा। पहले तो आप यह अपनी खांसी बंद कीजिए, पूरे घर में खांसती फिरती हैं। आपको इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी करनी चाहिए। अच्छा लगता है क्या? मनोज गुस्से से चिल्लाया तो उसकी पत्नी संगीता को तो मौका मिल गया अपनी सास पर कटाक्ष करने का। यही बात तो मैं इन्हें समझा कर थक गई हूँ। घर में बच्चे भी हैं और खुले मुंह खांसी करती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि खांसी करते समय कम से कम मुंह पर हाथ ही रख लिया करें। बेटा, कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे दे दो दवाई लाने के लिए। ठीक है माँ, आज संगीता तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाइयाँ दिलवा देगी, मनोज ने कहा तो संगीता इसके विरोध में बोले। अरे कुछ नहीं है माँ जी को, यह खांसी केवल इनकी चटोरी जुबान की वजह से है। कुछ खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर खांसती रहती हैं दिन भर। उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगे तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मनोज ने अपनी पत्नी संगीता की बात पर सहमति जताई और उसे कहा, दोपहर को मेरा एक ज़रूरी लेटर घर पर आने वाला है, वो लेकर रख लेना। रात का खाना तुम ही बना देना। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे 4-5 दोस्त ऑफिस से आएंगे तो बढ़िया सा खाना बनाना। इस पर संगीता बोली, मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और शाम को फिर मेरी किट्टी पार्टी भी है, मुझे तो वक्त ही नहीं मिल पाएगा। अरे एक दिन के लिए अपनी किट्टी पार्टी कैंसिल नहीं कर दो और रात को अच्छा सा खाना बनाकर रखना। मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मनोज तो अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन संगीता की त्योरियां चढ़ गईं। पति के ऑफिस जाने के बाद वह अपनी सास पर बरस पड़ी। कोई काम न करना पड़े, इसीलिए आप खांसी का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। मैं सब जानती हूँ, आपको कुछ और काम तो है नहीं, तो यही काम कर लेती हूँ। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर पड़ी ही रहती हैं, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं। अपने लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार चल ही रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वो अपने कमरे में चली गई। जलते भूनते हुए संगीता ने जैसे तैसे डिनर तो बना दिया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो जूठे बर्तनों का ढेर जस का तस पड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब शारदा जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटे तो देखा बेटा बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखते ही संगीता बोली, थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, मांझ कर रख देना और रात का खाना बनाकर रख देना, हम लोग देर से आएंगे। मनोज ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये शारदा जी को भी नहीं पता था। ना तो वो पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे बहू कभी उनसे कुछ बताते थे। शारदा जी ने रसोई में जाकर देखा तो जूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर उन्हें चिढ़ा रहा था। कुछ दिन बीते, शारदा जी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। माँ की बिगड़ती हालत को देखते हुए एक दिन मनोज ने उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप करवाने के बाद पता चला लगातार खांसी रहने की वजह से उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है और इसका इलाज लंबा चलेगा। शारदा जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिनों तक तो उन्हें लगातार दवाइयाँ दी गईं, लेकिन फिर ज़्यादा खर्च होने के डर से मनोज दवा लाने में भी आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। अभी 5 साल पहले ही शारदा जी बड़ी खुशी से संगीता को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, पर संगीता ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वो अपनी मनमानी करने लगी और मनोज को भी अपने चक्कर में ले लिया। मनोज पहले से ही अपनी माँ की कद्र नहीं करता था।
रही सही कसर संगीता ने भी पूरी कर दी। संगीता पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाते थे। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वहीं शारदा जी की स्थिति घर में रखा पुराने सामान की जैसी ही थी। जब उसका अपना बेटा ही उसकी कद्र नहीं करता था तो बहू क्या करेगी। मनोज संगीता के सामने ही शारदा जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण संगीता और सिर पर चढ़ गई। संगीता के आने से पहले शारदा जी ने बाई लगाई हुई थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन करके जाती थी। पर संगीता ने आते ही घर खर्च अपने हाथ में ले लिया और काम वाली बाई को हटा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली को पैसा देना ही बेकार है जब घर पर सासू माँ बैठी रहती हैं। रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो मनोज चिल्लाकर बोला, ये क्या बना दिया है? सब्जी में मसाला बहुत कम है माँ। आपको खाना बनाना भी ढंग से नहीं आता है क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर से ही खा आते। आखिर इतना किस लिए कमा रहा हूँ, ये फीका और बेस्वाद खाना खाने के लिए? मनोज की तेज आवाज़ सुनकर शारदा जी हिल गए। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गए और सुबकने लगे। संगीता को क्या कहते हैं, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या शिकायत करें। शारदा जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रहती थी। अपने मायके में 5 बहनों में से सबसे बड़ी शारदा को हमेशा ही अपशगुनी कहा जाता था, क्योंकि उनकी दादी कहती थी शारदा अपने पीछे 4 बहनों को ले आई। सारी बहनों के जन्म पर दादी फूट फूट कर रोई। आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 5 बहनों को देखकर उनकी दादी का मन कुलबुलाता रहता था और वो चाहती थी कि सभी जल्दी से अपने घर चले जाएं और उन्हें इन सब के बोझ से मुक्ति मिल जाए। शारदा का पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था, लेकिन पैसे की कमी के कारण शारदा को ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं गया और माँ पिताजी ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं तो अपने से दुगनी उम्र के विधुर आदमी के साथ ब्याह कर दिया। शारदा जब शादी के बाद पहली बार घर आई तो देखा कि घर और दुकान पर तो उनकी जेठ जेठानी का ही राज चलता था। सारा दिन घर में काम करने में ही निकल जाता था। जेठानी भी शारदा को अपने रोब तले दबाकर रखती थी, फिर भी वह पूरी लगन के साथ काम में लगी रहती थी। शारदा के पति को इन सब कामों से कुछ खास लेना देना नहीं था। जो भी पैसा दुकान से लेकर आता था जुए में उड़ा देता था, लेकिन शारदा को अपने ससुर जी का बहुत सहारा होता था। कुछ समय बाद शारदा ने अपने बेटे मनोज को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही शारदा के ससुर जी चल बसे। मनोज के पिता रोज रात को शराब पीकर आते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण वो बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने शराब पीनी नहीं छोड़ी और लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। शारदा देवी तो छोटी सी उम्र में ही वो विधवा हो गए। अब शारदा देवी एक एक पैसे के लिए दूसरों की मोहताज हो गई। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब शारदा ने दुकान की कमाई का हिस्सा मांगा तो उसके जेठ और जेठानी ने धक्के मारकर उसे और उसके बेटे मनोज को घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसीलिए कोई नौकरी भी नहीं मिल पाई, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने का कमरा मिल गया और मनोज को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ़ हो गई थी। अब शारदा अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वो ठीक था, पर उस पर उसके बिगड़ैल बाप की छाप थी, वही गुस्सा और गाली गलौज करना। शारदा समझाती थी, पर वो किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में मनोज एक कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हो गया और अच्छी तनख्वाह पाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की संगीता से शादी कर ली
और 2 कमरों का घर ले लिया। शारदा जी को भी अपने साथ रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बात नहीं करता था, कभी उनका हाल नहीं पूछता था। शारदा जी अब घर पर रहने लगे थे और घर संभालते थे। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाता था। संगीता के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो जाती भी तो कहाँ जाते, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा, सभी छोटी बहनों की शादी हो गई थी। वो अपने घर परिवार में सुखी थे और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब शारदा की तबीयत पहले से भी बदतर होने लगी थी। जितना हो पाता घर का काम कर लेते थे, और यदि ज़्यादा तबीयत खराब लगती थी तो बिस्तर पर पड़ी रहते थे। अपनी सास का यूं पड़ा रहना बहू संगीता को बहुत खलता था। उसे लगता था कि उसकी सास केवल उसका खर्चा बढ़ा रही है। सोचने लगी, जितने की माँ जी की दवाइयाँ आती हैं उतने में तो एक काम वाली बाई रख लूँगी। एक दिन खाना खाने के बाद जब बेटा बहू कमरे में गए तो संगीता ने अपने पति से कहा, मेरी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है, तो अब वो हमारे साथ घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ को वृद्धा आश्रम भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती रहती है, बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ाओ। बेकार ही का कमरा घेर रखा है, मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। इस पर मनोज बोला कि हम माँ को वृद्धा आश्रम कैसे छोड़ सकते हैं, फिर मेरी भी उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पर संगीता बोली, मनोज अब इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहते हैं, घर का काम भी नहीं करती हैं, उनकी दवाइयों का खर्च कुछ कम नहीं है। माँ जी का बोझ अब हमारे सिर से हटेगा तो मैं काम वाली बाई रख लूँगी। मुझसे घर का सारा काम नहीं किया जाता। हम लोगों की जितनी जिम्मेदारियां बनती थी हमने कर दिया। अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता अब हमें उन पर और पैसा लगाना चाहिए। और फिर बिना मतलब ही कमरा घेर कर बैठी हैं। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकती। तुम कल ही माँ जी को सामान पैक करने के लिए कह दो, उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ाओ। ठीक है, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही माँ जी से बात करता हूँ। शारदा देवी जी बाहर हॉल में बैठी हुई बेटे बहू की सारी बातें सुन रहे थे। यह बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग में जैसे झटका सा लगा। सोचने लगी, मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊं, पर क्यों चली जाऊं? मेरे बेटे का घर क्या मेरा घर नहीं है? बहू ऐसे कैसे कह सकती है कि मैं कमरा घेर कर बैठी हूँ? इतनी तकलीफ सहन करके जिस बेटे को इस दुनिया में लाई हूँ, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, स्वयं कांटों भरी राह पर चलते हुए भी अपने बेटे पर आँच न आने दी। बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पर खड़ा किया। उसके सर पर यह छत है तो केवल मेरी बदौलत है। आज वह बेटा मुझे वृद्धा आश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। सोचने लगी कि मेरी त्याग और तपस्या का यही फल मिल रहा है। बेचारी शारदा जी आखिर कोसती भी तो कैसे? अगर अपना ही खून अच्छा हो तो बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बातें करने की। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन शारदा जी की आंखों से नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठी रही और आंखों से नीर बह रहे थे। सोचने लगी, अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्धा आश्रम भेजने की क्या ज़रूरत आ पड़े। मैं तो हॉल में भी सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में ही रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे और फिर से उनकी खांसी छिड़ गई। सोचा कि बेटे को गर्म पानी देने को बोलूं, फिर अचानक ख्याल आया,
कौन सा बेटा, अब वो बेटा अपना रहा ही कहाँ। अगले दिन जब मनोज और संगीता सुबह उठे तो देखा कि माँ जी अभी उठी ही नहीं। सोचने लगे कि माँ उठे तो वृद्धा आश्रम भेजने की बात करें। 1 घंटा बीतने के बाद भी जब माँ जी कमरे से बाहर नहीं निकली तो मनोज और संगीता ने माँ जी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गए, लेकिन ये क्या, माँ तो वहाँ नहीं थी। अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। वो दोनों सोचने लगे, आखिर माँ हमें बिना बताए जा कहाँ सकती है। इतने में मनोज की नज़र माँ जी के बिस्तर पर रखी चिट्ठी की तरफ गई। देखते ही मनोज चिट्ठी की तरफ लपका और जल्दी से खोलकर उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे मनोज, हमेशा सुखी रहो। मेरे बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यह जानने के बावजूद भी ना जाने क्यों मेरे मन से तुम्हारे लिए दुआएं ही निकल रही हैं। मेरे अपने बेटे होते हुए भी तुम मुझसे इतने पराए कैसे हो गए, यह बात समझ पाना तो शायद इस जन्म में मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ना जाने क्यों एक माँ वृद्ध अवस्था में पहुंचकर अपने ही बेटे और बहू पर बोझ बन जाती है। तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो, वो सब तो मैंने रात को ही सुन लिया था, लेकिन मुझे मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बितानी है, इस बात का फैसला तुम लोग को हरगिज़ नहीं करने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जो उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। मैं केवल बूढ़ी हुई हूँ, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और आशा है मेरे जाने के साथ ही तुम्हारे सिर पर पड़ा बोझ भी खत्म हो जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी अभागी माँ। पत्र पढ़कर 2 पल के लिए मनोज की आंखों में आंसू आ गए। उसे पछतावा भी हुआ, परंतु कुछ समय के लिए ही। थोड़ी देर बाद ही संगीता की बहन सुमी घर पहुंच गई और फिर घर का माहौल ऐसा हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। रात तक मनोज और संगीता माँ जी को भूल चुके थे। खाना बाहर से मंगवाया गया था और वो लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोले करने में मशगूल हो गए थे। शारदा जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर ही घर से चली गई। 1 दिन पहले ही शारदा जी को उनके विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उन पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाइयाँ खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है, परंतु अपने से छोटी बहन को फ़ोन लगाया और उसे अपने पीहर वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफ़ी सालों से वह घर बंद पड़ा था, वहाँ रहता भी तो कौन। माँ पिताजी तो काफ़ी साल पहले ही चल बसे थे और बहनों का भी कोई भाई नहीं था जो उस घर की रौनक को बरकरार रखता। शारदा की बातों में परेशानी की झलक को भांपते हुए उसकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुलावा भेज दिया। शारदा देवी भी सीधे अपने गांव चली गई। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत भी हरी हो गई। बंद घर था तो शारदा जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। अगले ही दिन उनकी 5 बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। सब लोग इकट्ठे हुए तो शारदा जी ने सबके सामने अपने हालात बयान किए। बहनों ने कहा कि आप हमारे घर आ जाइए, पर सब अपने ससुराल में थी तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। सभी ने एक मत से पिताजी का खेत शारदा दीदी को उपहार में दे दिया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें और थोड़ी नगद राशि भी दी। शारदा जी ने अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन पैसों को रख लिया, लेकिन साथ ही यह वादा भी किया कि भविष्य में वह उन पैसों को लौटा देंगी। चारों बहनों के लिए भी यह घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना मायका वापस मिल चुका था, जहां चारों बहनें समय समय पर
कुछ दिन बिताने आ जाया करते थे। समय के साथ साथ शारदा जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे। शारदा जी को घर और खेत मिल गए। अपने पिताजी से उन्हें खेती का अच्छा ज्ञान मिला हुआ था, सो उन्हें खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए गए तरीके से खेती की और फसल लहलहाने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्हें अपने बहनों द्वारा दी गई नगद राशि भी लौटा दी। सभी बहनों में बड़ी होने के नाते एक माँ की तरह सभी को तीज त्योहार पर अच्छे अच्छे उपहार भी देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वो बाकी के रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। एक विधवा होने का दुख उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था। इसीलिए वह अपने जैसी अन्य विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के चर्चे गांव भर में होने लगे। कई समाज सेवी संस्थाएं भी आगे बढ़कर उनका सहयोग करने लगे। अब शारदा जी भी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थी, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोल लिया था, जहां गांव की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और पढ़ लिखकर अपना भविष्य बना सकें। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। वे नहीं चाहती थी कि जैसा उनके साथ हुआ ऐसा उनके गांव की अन्य लड़कियों के साथ भी हो। समय के साथ साथ उन्होंने खुद को भी अपडेट किया। कंप्यूटर शिक्षा अर्जित करने की बरसों पुरानी जो इच्छा उनके मन में दबी रह गई थी, उन्होंने उस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 वर्षों के भीतर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली शारदा देवी जी आज एक सुपर एक्टिव समाज सेविका में परिवर्तित हो चुकी थी। शारदा देवी जी की लोकप्रियता गांव से बाहर अब शहरों में बढ़ने लगी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब मनोज ने सुबह अखबार खोला तो अपनी मां की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया और उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी मां के बारे में पता चला तो उसने विधि को बताया। इस पर संगीता कहने लगी, हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं। वह अपनी जायदाद हमें नहीं देंगी तो किसे देंगी? आखिर हक तो हमारा ही बनता है। जायदाद के लालच में दोनों गांव के लिए तुरंत रवाना हो गए। पहुँचे तो नौकर ने बताया कि शारदा देवी जी किसी समारोह उद्घाटन करने के लिए बाहर गई हैं। थोड़ी देर में आती ही होंगी। मनोज और संगीता घर से बाहर निकलकर खेतों में निहारने लगे। हरी हरी फसलें खेतों में लहलहा रही थी। अब यह सब देखकर हैरान थे कि उनकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। सोच विचार में डूबे मनोज के विचारों को एकाएक विराम लग गया। जैसे ही कानों में तेज हॉर्न की आवाज़ आई, पीछे मुड़कर देखा तो मनोज और संगीता की हैरानी का ठिकाना न रहा। उनकी माँ शारदा देवी स्कूटर चलाकर घर को लौट रही थी। संगीता भी देखकर हैरान थी कि वो बेचारी सी शारदा देवी कभी अपनी दवाइयों के लिए भी उनके सामने गिरकर आया करती थी। आज समाज की सम्मानित महिला बन चुकी थी। उसके चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार शारदा जी के मन में ममता जाग उठी थी, लेकिन फिर उस ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? माँ, हम तुम्हें घर वापस लेने आए हैं। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। अब तुम अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगी। अपने घर में अपने परिवार वाले लोगों के साथ रहोगी। अपनी खेती तुम मेरे हवाले कर दो। यह जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। मेरे होते हुए मेरी माँ इतना काम करे।
अब यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मनोज का साथ देने के लिए संगीता भी बोली, हाँ माँ जी, अब आपके बेटा बहू आए हैं, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। शारदा जी, जो अपने बेटे और बहू को अच्छी तरीके से जानती थी, उनके लालच को तुरंत पहचान गई। मुझे तुमसे इसी बात की तो उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकते हैं, वो इन असहाय और बेघर लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, वो लोग ही हकीकत में मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ, अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं हूँ। अपनी इस ज़िंदगी में मैं बेहद खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे ज़िंदगी का मतलब ही उस घर से निकलने के बाद ही समझ आया। अब तो मुझे यह सम्मान भरी ज़िंदगी रास आ रही है। अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज़ नहीं रहना चाहती हूँ। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार है। मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी इस संपत्ति से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अरे राजू, मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। मुझे एक ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए जाना है। 2 घंटे तक आ जाऊंगे। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना। कहते हुए शारदा जी अपनी स्कूटर लेकर निकल पड़ी। वे दोनों हैरानी से स्कूटर पर जाती हुई अपनी माँ को देखते ही रह गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आत्मनिर्भर माँ की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।